नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार का मतलब नीतीश और नीतीश का मतलब बिहार कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वो 10वीं बार सीएम बने हैं और जिस तरह से ना सिर्फ विपक्ष को जोर की पटखनी दी है, बल्कि बीजेपी और गुजरात लॉबी को एक बार फिर से सरेंडर करने पे मजबूर किया है। तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि वो साल 2005 वाले रोल में है, जब नीतीश को सुशासन बाबू नाम मिला था। और यही वजह है कि ना सिर्फ बीजेपी के गुजरात लॉबी के लिए ना सिर्फ खतरे की घंटी है, बल्कि जदयू के अंदर पनपी गुजरात लॉबी के लिए भी जोर का झटका है। सवाल यह है कि आखिर नीतीश ने कैसे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में पूरे खेल को पलट दिया है, और बीमार कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने कैसे ना सिर्फ विपक्ष को हराया है, बल्कि बीजेपी के चाणक्य को घुटनों पे ला दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार को अब से 6 महीने पहले कैसे और किस रोल में थे, आप सभी जानते हैं। कोई भी मंच हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं मीडिया से बातचीत हो, हर जगह नीतीश कुमार ये सफाई पेश करते हुए दिखते थे कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब मरते दम तक एनडीए में रहूंगा। मतलब कि नीतीश कुमार की हालत ये थी कि वो गहरे प्रेशर में लगते थे। एक तो उनकी सीटें कम थी और बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया था, तो सारा प्रेशर नीतीश कुमार पे ही था। भले से ही वो सीएम थे, लेकिन अंदर खाने का ये सच है कि बहुत कम नीतीश की मर्जी के खिलाफ भी हो रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब, लेकिन कुछ ना कुछ तो होते थे। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि नीतीश कुमार की सेहत से लेके मानसिक स्थिति को सही ना होने का जबरदस्त आरोप लगता रहा। और सच ये भी है कि 74 इयर्स की उम्र आसान नहीं होती है। कई बार तो बीजेपी के डिप्टी सीएम उनको कई कार्यक्रम में रोकते टोकते नजर आते थे, और कई बार नीतीश कुमार के कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए, जैसे कि राष्ट्रगान के समय वो इशारे करते दिखे गए, जिससे कि दोस्तों ना सिर्फ जनता के मन में भ्रम पैदा हुआ, बल्कि ये लगने लगा था कि अब शायद नीतीश कुमार के संन्यास का वक्त आ चुका है। लेकिन 3 महीने पहले जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, अचानक सीन बदल गया और नीतीश कुमार ने अपना बिहारी वाला खेल शुरू कर दिया है। आपको यहाँ बता दें कि जैसे ही सभी जानते हैं दोस्तों कि जदयू पे गुजरात लॉबी हावी होती जा रही थी, हर स्तर पे ये प्रयास किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को बीमार घोषित करके उनको घर बैठा दिया जाए, और इसके लिए चुनाव प्रचार में भी कुछ लोग लगाए गए थे, जिसमें संजय झा और सम्राट चौधरी का नाम जो है सबसे पहले आता था। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद जब नीतीश एक्टिव हुए तो उन्होंने सारी झंझट को एक ही झटके में खत्म कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने एक सभा में एक महिला के माला पहनाए जाने पे संजय झा को रोकने पे ना सिर्फ कड़ा ऐतराज जताया, बल्कि लाइव कैमरों के सामने उनकी जम के खिल्ली भी उड़ाई और मुख्य सख्त जो हिदायत दी कि अगर इस तरह की बातें और घटनाएं दोबारा हुई तो अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद नीतीश कुमार के साथ से संजय झा फुर हो गए, और फिर पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने जो है 1-2 नहीं बल्कि 84 बड़ी सभाएं करके ना सिर्फ जदयू को खड़ा कर दिया, बल्कि एनडीए को भी जीत दिला दी। और इन सबके बीच में नीतीश कुमार का जीविका दीदी वाला फॉर्मूला सबसे हिट रहा है। भले से ही 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए, लेकिन सबसे पहले महिलाओं को लेके एक नई रणनीति नीतीश कुमार की ओर से आई है, और आखिर में अपनी रणनीति एनडीए के लिए सबसे कारगर भी साबित हुई। लेकिन पूरे मामले में नीतीश कुमार ने सबको पीछे छोड़ दिया है, जो कि रिजल्ट भी आया, जिसमें भी नीतीश कुमार के महिला वाले फॉर्मूले ने बिहार में एनडीए को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन क्योंकि रिजल्ट में नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी से 4 सीटें कम मिली, तो माना जा रहा था कि बीजेपी का ही सीएम होगा, और इसके लिए तो बाकायदा पीएम साहब और उनके चाणक्य जी पिछले चुनाव से ही सपना सजा के बैठे थे। लेकिन नीतीश ने पिछली बार बीजेपी के सीएम के नाम पे पलटी मार ली, और इस बार तो वो बीजेपी के सीधे सवाल करने की पोजीशन में थे, क्योंकि इस बार जदयू की सीटें बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ 4 कम थी और वोट प्रतिशत भी सिर्फ 1 ही कम था। ऐसे में नीतीश कुमार ने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अपनी लॉबी यानी कि मनीष वर्मा और विजय चौधरी समेत अन्य को एक्टिव कर दिया और पूरे बिहार में प्रचार शुरू किया कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। और ना सिर्फ पटना की दीवारों को वो आ रही नीतीश कुमार के पोस्टर से पाट दिया गया, बल्कि उनको मनवाने के लिए पूरी नीतीश लॉबी एक्टिव हो गई। आपको यहाँ बता दें कि नीतीश लॉबी पहले से ही चाहती थी कि बीच चुनाव में ही नीतीश को सीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि उस समय जो है पीएम साहब और उनके चाणक्य जी मन में अपने सीएम का ख्वाब सजा के बैठे थे, तो ऐसे में जैसे ही नीतीश लॉबी ने इसकी डिमांड बढ़ाई, तो पीएम साहब के चाणक्य जी मंचों पे ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि चुनाव के बाद विधायक दल के नेता ही सीएम तय करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि जब से देश की सत्ता पे पीएम साहब काबिज हुए हैं, तब से बीजेपी में ये परंपरा चली आई है कि पर्ची वाला सीएम होगा, यानी कि राज्यों में वही सीएम हो सकता है जो गुजरात लॉबी का करीबी हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली इसकी जीती जागती मिसाल है।
और शायद दोस्तों यही खेल बीजेपी बिहार में चाहती थी, लेकिन उसका सारा खेल एक ही झटके में नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया और साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी को सीएम का पद चाहिए। पहले तो गुजरात लॉबी इस पे तैयार नहीं थी, लेकिन क्योंकि नीतीश को सभी जानते हैं कि वो 1 मिनट में ही पूरा गेम बदल सकते हैं, और ऐसे में पीएम साहब उनके चाणक्य जी को झुकना पड़ ही गया, क्योंकि नीतीश के पार्टी के पास 85 के जो आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन से जुड़ने के बाद जादुई आंकड़े को छू लेते हैं, और ये बात भी तय है कि नीतीश वहां भी जाएंगे तो उनका सीएम का पद तय ही है। ऐसे में पिछली बार की गलती पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने नहीं दोहराई है और सीएम पद को दे दिया है। हालांकि दोस्तों नीतीश कुमार ने इस्तीफे वाला जो पेंच था वो फंसा दिया था और 17 को कैबिनेट की बैठक के बाद राजभवन गए थे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। कई मीडिया चैनल और आमजन मानस से ये चर्चा रही कि नीतीश ने बीजेपी के पर्ची वाले गेम यानी कि विधायक दल का नेता चुने जाने में खेल के डर से ऐसा नहीं किया है, और सिर्फ साफ शर्त रख दी कि पहले एनडीए के विधायक दल का नेता चुने फिर इस्तीफा होगा, और आखिर में यही हुआ। यानी कि कल 19 नवंबर को पहले नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए और फिर उसके बाद वो राजभवन गए और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया, और अब वो शपथ लेके सीएम बन चुके हैं। आपको यहाँ बता दें कि जब दूसरे राउंड की बात के लिए अमित शाह ने अचानक रातों रात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया और बातचीत की, तो विभागों को लेके पेंच फंस गया था, क्योंकि बीजेपी चाहती थी दोस्तों कि सीएम भले ही नीतीश कुमार रहें, लेकिन एजेंडे जो हैं उनके लागू होते रहें। इसके लिए वो गृह और वित्त मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नीतीश ने यहां भी साफ कर दिया कि वो गृह तो किसी कीमत पे छोड़ने वाले हैं नहीं, और अगर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाती है तो उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद उनको देना पड़ेगा। आपको यहां बता दें कि जब ललन सिंह और संजय झा दिल्ली से बात करके लौटे तो नीतीश कुमार ने इस प्रपोजल को इनकार कर दिया और बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई कि खुद अमित शाह को रातों रात पटना आना पड़ा और विभागों के बंटवारे से लेकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए नीतीश खेमे से बात करनी पड़ी। हालांकि मान मनोवल के दौर में नीतीश कुमार आखिर में मान गए हैं और प्रेम कुमार के नाम पे स्पीकर को लेके मुहर लग गई है। लेकिन ऐसे में एक बात पूरी तरह से साफ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ना सिर्फ सीएम का पद लिया बल्कि बीजेपी के गृह मंत्रालय वाले प्रपोजल को खारिज कर दिया और आखिर में डिप्टी सीएम वाला पेंच फंस के खुद को साबित कराया है, और इसके लिए पीएम साहब के चाणक्य को वापस आना पड़ा। यहाँ आपको बता दें कि बिहार में अभी एक पक्ष में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ दिनों के सीएम हैं, यहाँ भी ऑपरेशन लोटस होगा और नीतीश कुमार का हाल उद्धव ठाकरे वाला होना जो है पूरा तय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार ने 3 महीने में जोरदार वापसी की है, इससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता नहीं है कि नीतीश कुमार को हरा पाना जो है इतना आसान होगा, क्योंकि इस बार नीतीश कमजोर नहीं है। उनके पास ना सिर्फ 85 सीटें हैं बल्कि वो 2005 वाले रोल में दिख रहे हैं, यानी कि इस बार सरकार में नीतीश कुमार सुशासन बाबू वाले रोल में दिखाई देंगे। और जो ऑपरेशन लोटस और कुछ दिन के सीएम का खेल बताया जा रहा है वो बिहार में नीतीश के रहते आसान तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 महीने में ना सिर्फ विपक्ष बल्कि गुजरात लॉबी को ठीक किया है, ये साफ संदेश है कि बिहार का मतलब नीतीश और नीतीश का मतलब बिहार है। और ये लगभग तय है दोस्तों कि कुछ भी हो जाए सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार ने ना सिर्फ विपक्ष बल्कि चाणक्य जी की चाणक्यगिरी की हवा ही निकाल दी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।